अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में खुशामदीद। नादिर मिर्जा आपके साथ हैं। नाज़रीन, आज पार्लियामेंट का जो इजलास हुआ, ऑल्दो कि वो बजट सेशन है, जिस तरह से लेकिन उसमें जिस तरह से हुकूमत ने वादा किया था, जो वजीर हवाबाजी थे उन्होंने, गुलाम नबी साहब, उन्होंने वादा किया था कि PIA प्लेन क्रैश की जो भी तहकीकात होंगी उनको जल्द ही पब्लिक भी किया जाएगा और साथ ही इस ऐवान में पेश भी किया जाएगा। और जिस तरह से गुलाम नबी साहब ने आज ये बात की भी कि उन्होंने अपना ये वादा पूरा कर दिया। आज ऐवान में वो रिपोर्ट पेश कर दी गई। ऑल्दो कि इससे पहले वो चैनल्स पे और प्राइवेट मीडिया पर और सोशल मीडिया पर गर्दिश भी कर रही थी, हमने भी उसका जिक्र किया था। मुख्तसरन से आपको दोबारा बताते चले कि उस रिपोर्ट में क्या निशानदेही की गई थी। रिपोर्ट में निशानदेही की कि कानून के मुताबिक हादसे के बाद ट्रैफिक कंट्रोल के अमले को रिलीफ देना चाहिए था। जो असल में उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है वो ठहराया है कैप्टन को और उसके साथ साथ एयर ट्रैफिक कंट्रोल को। बड़ी डिटेल उन्होंने ये रिपोर्ट बताई है, इस पर हम बात भी करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ इस बड़ी जो बात हमें अपील की वो ये की कि उन्होंने कहा कि ये जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो हवेलिया में जो पहले ATR PIA का क्रैश हुआ था, वो रिपोर्ट भी उन्होंने पेश की। उन्होंने कहा रिपोर्ट पेश करने का मकसद तनकीद नहीं है, इस्लाह है। और आज हम भी यही बात कर रहे हैं कि हम भी आज अगर हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं पर और उसके साथ साथ PIA उस इदारे पर उसका मकसद ये है कि उस पर हम जो बात करेंगे कि उसका मकसद तनकीद नहीं है, उसका मकसद भी इस्लाह है। जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। राव आबिद साहब हैं, फॉर्मर AVM हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। कैप्टन इमरान नरीजो हैं, जनरल सेक्रेटरी पाल्पा। कुछ ही देर में जो हमारे साथ पॉलिटिकल शख्सियात मौजूद होंगी, माइजा हमीद MNA है PMLN की, शानदाना गुलजार MNA PTI। ये दोनों मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हमारे साथ होंगी जो कि पॉलिटिकल गेस्ट होंगे हमारे। लेकिन इससे पहले राव आबिद साहब और कैप्टन इमरान नरीजो ये दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जरा हम बात करते हैं। राव आबिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। राव आबिद साहब, कैप्टन इमरान नरीजो साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे शो में किया, आपका बहुत शुक्रिया। जी मैं हाजिर हूं। अच्छा, हम दोनों इसमें मैं जरा डिटेल बात करूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कुछ चीजें हैं जो हमने निकाल के रखी हैं आप तक पहुंचाने के लिए, अपने नाज़रीन को अवेयर करने के लिए। कुछ अर्से पहले जब CEO अरशद मलिक ने इसका चार्ज संभाला तो फिर PIA के इदारे का, उन्होंने वजीर आजम को एक ब्रीफिंग दी। उस ब्रीफिंग में उन्होंने बताया कि इस इदारे को 6 अरब रुपए सालाना खसारे का सामना है। यानी आप इमेजिन करें कि एक इदारा जो चल रहा है, जो कि हमारी नेशनल एयरलाइन है, कौमी एयरलाइन है, उसको 6 अरब रुपए सालाना खसारे का सामना है। 14,500 मुलाजमीन को महज तनख्वाहों पर 24 अरब रुपए सालाना उन पर खर्च किए जाते हैं। 12 सालों में 10 सरबराह इसके तब्दील हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी एक PIA करप्शन केस है, उसमें भी हुकूमत की जानिब से एक रिपोर्ट जमा कराई गई थी जिसमें बताया गया था कि जो दिसंबर 2008 से, आप दोबारा नोट कीजिएगा, दिसंबर 2008 से जो खसारा था वो था 72 अरब रुपए। 2017 में ये खसारा बढ़कर 360 अरब हो गया। फिर 2009 में 34 जहाज थे जो इस बेड़े का हिस्सा थे, 2017 में 12 रह गए। 12 में से 34 रह गए, बाकी कहाँ गए अल्लाह जाने। आलमी मार्केट में जो हिस्सा है 41% से घटकर 22% हो गया। अंदरूनी मुल्क मार्केट में हिस्सा 13% कम हो गया। ये PIA का हाल है। साइबर नामी सॉफ्टवेयर की खरीदारी की गई जिसमें 5.5 अरब रुपए का नुकसान हुआ। सिफारिशी इंजीनियर, गैर जरूरी मेंटेनेंस, इन तमाम चीजों पे जो खर्चात हुए उसका तखमीना 31 अरब रुपए लगाया गया। 1.5 अरब के फालतू पुर्जे खरीदे गए। इंतजामिया की गलत फैसलों की वजह से 8.5 यानी 8.5 अरब रुपए का नुकसान हुआ। जो रिपोर्ट का सबसे अफसोसनाक पहलू है वो ये भी है कि 457 मुलाजमीन और आला अफसरान की डिग्रीज जाली है। तो आज तक जो हम कहते थे कि पार्लियामेंटेरियंस के पास जाली डिग्री होती है, तो अब सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस के पास नहीं, 457 मुलाजमीन के पास जाली डिग्री है, जिसमें 16 कप्तान हैं, 33 हवाई मेजबान शामिल हैं, 52 एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स हैं। कैन यू इमेजिन, इंजीनियर्स भी शामिल हैं। 67 यानी 67 आला अफसरान इसमें शामिल हैं। डिटेल हम बात करेंगे, लेकिन जो शख्सियात हमें इस वक्त ज्वाइन की हुई हैं उनसे राब्ते हमारे हो गए कैप्टन इमरान नरीजो साहब और राव आबिद साहब जो कि फॉर्मर AVM है। अस्सलाम वालेकुम राव आबिद साहब। जी वालेकुम सलाम। राव आबिद साहब, सिंपल सी बात है, रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट पे हमारी आपसे पहले भी गुफ्तगू हुई थी। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्शन जो मैंने आपसे पहले भी बात की थी, मैं एक दफा फिर आपसे वो बात का आगाज करना चाहती हूँ
کہ یہ اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے, یہ پالپا بھی کہہ رہی ہے کہ جی سارا ملبہ اٹھا کے ڈال دیتے ہیں پائلٹ کے اوپر, اس لیے کہ پائلٹ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, اور سب جو ہے وہ سب اچھا اچھا لکھ رہے ہوتے ہیں, اچھا اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں, کسی پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. از دس ریئلی ٹرو؟ نہیں, یہ بڑی انپروفیشنل اسٹیٹمنٹ ہے, بیکاز پائلٹ پہ ذمہ داری سب سے زیادہ ہوتی ہے. ہی از دی لاسٹ پیس ان دا چین آف سیفٹی یا آپریشن, جو بھی آپ کہہ لیں. یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ دنیا بھر میں جب جہاز گرتا ہے سب نظریں پائلٹ پہ ہوتی ہے, بیکاز پائلٹ کے ذمے ٹیکنیکل فالٹ بھی اپنے سر لینا ہے, ایکٹ آف گاڈ, کوئی طوفان آ جائے, کچھ اور ایسا ہو جائے, وہ بھی اس کے سر پڑتا ہے, اس نے ہینڈل کرنا ہوتا ہے. یہ اتنے ماڈرن جہاز ہیں, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ یو ڈونٹ نیڈ اے پائلٹ ٹو فلائی, یہ آٹومیٹڈ اتنے ہیں کہ جہاز خود اڑتے ہیں. لیکن پائلٹ اس وقت آتا ہے جب جہاز میں کوئی ایمرجنسی ہو جائے, جب اس کو کوئی آؤٹ آف دا باکس سولوشن ڈھونڈنا پڑے, ہینڈل کرنا پڑے, وہاں اس کی اسکل کام آتی ہے. تو وہ اگر نہ کر سکے تو یہ دنیا بھر میں 85% سے زیادہ, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, ایکسیڈنٹس پائلٹ فیکٹر ہوتے ہیں. ساری دنیا میں یہ ایکسیڈنٹ آتے ہیں, ان میں پائلٹ جب بلیم ہوتا ہے, کوئی نہیں اس طرح انپروفیشنل اسٹیٹمنٹ دیتا کہ ملبہ پائلٹ پہ ڈال دیا ہے اور ڈال دیا جاتا ہے, وہ چونکہ مر گیا. کمرشل پائلٹ تو اکثر جہاز کے ساتھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ راؤ صاحب ایک اور بات فرمائے گا کہ یہاں پر کم از کم اس کیس میں سے پائلٹ کو مدعو الزام نہیں ٹھہرایا. انہوں نے کہا ایئر ٹریفک کنٹرول سے بھی ان کو واضح ہدایات جاری نہیں کی گئی, اور جو ہدایات جاری کی بھی گئی تھی اس کو جو پائلٹ تھا اس نے فالو نہیں کیا یا اس کو لیا نہیں. تو وجہ کیا تھی؟ کیا ایسا ہو نہیں, میں سوال میرا بیسیکلی یہ ہے کہ کیا پائلٹ پابند ہوتا ہے کہ ایئر ٹریفک کنٹرول سے جو بھی انسٹرکشنز آئے ان کو ایز اٹ از فالو کرنا, یا پھر وہ اپنے بھی جو ہے سوابدید استعمال کر سکتا ہے؟ دیکھیے, ATC پرائمریلی آپ کے لیے ایڈوائزری رول ہے. وہ آپ کو مشورہ دے سکتی ہے کہ اس وقت موسم یہ ہے, اس وقت ٹریفک یہ ہے, تو یہ ایڈوائزری رول ہوتا ہے. وہ اس نے کنٹرولر نے کیا, لیکن جب ایک ڈینجرس سچویشن, جب وہ کنٹرولر دیکھ رہا ہے کہ یہ جہاز بہت ہائی اپروچ پہ, اس کو اختیار تھا یہ کہنے کا کہ یو گو اراؤنڈ, یو ول ناٹ لینڈ, لیکن اس نے وہ نہیں کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا. پھر ایگزیکٹو آرڈر آتا ہے, کوئی ڈینجرس سچویشن ہو جائے, کوئی مڈ ایئر کولیجن کا ڈر ہو, کوئی رن وے بلاک ہو جائے, کوئی اور ایسی ڈیولپمنٹ ہو جائے جو جہاز کے لیے خطرناک ہو, تو کنٹرولر جو ہوتا ہے وہ اس کو حکم دے سکتا ہے, اور پائلٹ از باؤنڈ ٹو اوبے. اگر پائلٹ ایگری نہ کرے, وہ زمین پہ لینڈ کرنے کے بعد پوچھ سکتا ہے کہ بھائی آپ نے مجھے کیوں بولا. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں ذرا کیپٹن عمران علی جو ہیں جنرل سیکریٹری ہیں پالپا, ان سے بھی ذرا میں بات کرتی ہوں. جی السلام علیکم کیپٹن عمران صاحب. وعلیکم السلام, تھینک یو فار انوائٹنگ می. جی اوکے کیپٹن عمران صاحب, آپ لوگوں کی طرف سے ہمیشہ یہ بات آتی ہے, بلکہ آپ کی طرف سے شاید یہ کہا گیا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہمیں بھی شامل کیا جائے تحقیقاتی کمیٹی میں, لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا, اور تمام ملبہ پائلٹ پہ اٹھا کے تمام چیزوں کو ذمہ دار سے مبرہ کر دیتے ہیں. بٹ اس کیس میں کم از کم ایئر ٹریفک کنٹرول کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا گیا, پائلٹ کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا گیا. میجر راؤ عابد صاحب موجود ہیں جو کہ فارمر AVM ہے. وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر چونکہ ظاہر سی بات ہے اس وقت پائلٹ ہی چیزوں کا ذمہ دار ہوتا ہے, وہ جہاز اڑا رہا ہوتا ہے, اس لیے ذمہ داری سب سے زیادہ پائلٹ پر عائد ہوتی ہے. یور ٹیک سر. جی بالکل, پائلٹ ذمہ دار ہوتا ہے ہر چیز کا, اور پائلٹ کے ساتھ جو چیزیں منسلک ہوتی ہیں ان سب کی ذمہ داری پائلٹ کے اوپر ہوتی ہے. لیکن ہم جہاں تک اس رپورٹ کو دیکھ رہے ہیں, اس رپورٹ کے بارے میں جو ہم نے انیشلی آپ لوگوں کو بتا دیا گیا کہ یہ کمپلیٹ ہمارے حساب سے بورڈ نہیں بنا, تو کمپلیٹ رپورٹ بھی نہیں آئے گی. کیونکہ دیکھیں, جو بورڈ بنتے ہیں ان کی پوری ڈیفینیشنز موجود ہے ہمارے پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کی بکس میں, اس کی ڈیفینیشن FIO کے اندر موجود ہے, جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بورڈ پہلے دن سے ہی ہم نے جو اعتراض اٹھایا تھا وہ ہمارا اعتراض بالکل صحیح تھا کہ اس بورڈ کو کمپلیٹ ہونے دیں, جس کی ہیلو جی جی آپ کو سن رہے ہیں. جی بالکل, تو اس بورڈ کو اگر کمپلیٹ بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی رپورٹ بھی آئے گی. اب جو کہ رپورٹ انیشلی آئی ہے اس میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ پائلٹ جو تھا وہ ہائی آیا, اور اس کے بعد اس نے ATC کی جو کال تھی اس کو ریجیکٹ کیا, اور اس کے بعد یہ ایکسیڈنٹ ہوا. اب ہمارا انیشلی جو پہلی چیز جو میں اس رپورٹ آنے کے بعد پوچھتا ہوں کہ وہ 10 بیچ کے اوپر 7000 فٹ کیا کر رہا تھا, اس کو اسی جگہ پہ کیوں نہیں اس چیز کو جو وارن کیا گیا؟ کیا سسٹم میں کوئی ایرر تھا, کیلکولیشن کی سسٹم میں غلط کے 10
10 मील पे वो 7,000 आया, क्योंकि किसी भी एक प्रोफेशनल पायलट से पूछें 10 मील के ऊपर 3,000 आना चाहिए। वो जगह पे यही बात उन्होंने की है। आज जो रिपोर्ट बयान की गई है उसमें अगर डिटेल रिपोर्ट, उसमें यही बात की गई है कि उनको मैक्सिमम 2,500 पे होना चाहिए था, वो 9,000 पे थी। जी बिल्कुल, मैं इसी पॉइंट टू पॉइंट में उस रिपोर्ट को क्लेरिफाई करता हूँ। हमने जितनी इन्वेस्टिगेशन की है वो उस 10 मील के अंदर की है। 10 मील से बाहर की इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं आती? क्योंकि देखिए, जब बोर्ड 1.5 महीने से या 1-1.25 महीने से काम कर रहा है तो उसको तो हर चीज को पहलू को देखना चाहिए था कि ये इस जगह पे, इस हाइट पे आया ही कैसे। तो हम समझते हैं कि शायद कोई और भी एरर था, सिर्फ यही एक एरर नहीं था। उस जगह पे पायलट पैनिक होता है या उस जगह पे पायलट को एहसास होता है कि यार मैं हाई आ गया हूं, अब मुझे क्या करना है। अच्छा, अब उसके साथ एक और स्टेटमेंट भी आती है कि वो स्टेटमेंट कहते हैं कि जनाब पहले 10 मील पे उसका गियर डाउन था, फिर एक स्टेटमेंट आती है कि जी 5 मील पे उसने गियर अप किया। किसी भी पायलट से पूछ लें, अगर अप्रोच करते हुए वो गियर डाउन करने के बाद गियर अप वही करता है जो अप्रोच को डिसकंटिन्यू करता है, यानी कि उसको यह लगता है कि अप्रोच में आगे लैंड नहीं कर सकता, मुझे गो राउंड कर जाना चाहिए। तो 5 मील पे अगर उसने गियर अप वापस किए, जो इनका कहना है, हमने अभी तक इसमें कोई ऐसी चीज नहीं की है, तो फिर वो इतना नीचे कैसे आके टकराया? फिर उसके बाद डेफिनेटली कई चीजें हाईलाइट की गई कि इंजन फायर हुआ, वो किसी ने उसको नहीं बताया। तो कई चीजें ऐसी हैं जिनका जवाब अभी भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन 2-3 चीजें जिनकी आपने भी निशानदेही की और जो रिपोर्ट में बाकायदा तौर पर लिखा है उसमें उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली लिखा है कि जो उसकी हाइट होनी चाहिए थी वो उस हाइट से ज्यादा था। जब वो गिरा भी है तो भी वो ज्यादा ऊंचाई पे था। फिर उसने बेली लैंडिंग की कोशिश की है, उनको गो राउंड की बात की है। उसके इंजन में जब आग लगी है, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल था, आई गेस उसने भी वहां से उसको इंटीमेट नहीं की इस बात को। तो ये तमाम अगर चीजें हुई हैं तो फिर डेफिनेटली अगर जिम्मेदारी एयर ट्रैफिक कंट्रोल पे भी डाली गई कि आपने उनको ब्रीफ उस वक्त फौरी तौर पर आपने उनको कन्वे नहीं की है बात, और इसी तरह से कि अगर पायलट ने उसको फॉलो नहीं की। एज फार एज द टेक्निकल इश्यूज आर कंसर्न, तो उसमें उनको ऑलमोस्ट क्लीन चिट है कि ऐसा कोई उसकी कब लास्ट टाइम उसको कब चेक किया गया था, उसको टेक्निकली उसको क्लियरेंस कब मिली थी, ये सब चीजें भी उसमें मेंशन है। लेकिन मैं राव साहब से जरा आपसे दोबारा से बात कर लेती हूँ। राव साहब, जो पॉइंट्स कैप्टन इमरान ने उठाए उस पर आप कोई बात करना चाहेंगे? देखिए, ये बड़ा सिंपल एक्सीडेंट है। ये अगर कहीं जहाज की समंदर में गिरा होता ना तो फार डेस्टिनेशन पे, या जहाज का कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता तो इनके पायलट को शामिल किया जाता। फिर जनरल एविएशन, अमेरिका में नेशनल ये जो सेफ्टी बोर्ड है उसमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती कि उस टाइप के जहाज का पायलट भी, जो इनका पॉइंट है कि जी हमारा पायलट उसमें शामिल नहीं हुआ, उसकी जरूरत नहीं आती। बिकॉज इस पोजीशन में आप एयरबस 380 को डाल दें, आप बोइंग 777 को डाल दें कि जब उसने 3,000 के बजाय 9,000 फुट पे है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द पायलट। मैं मानने को तैयार नहीं कि दुनिया का कोई भी पायलट जिसके 20 घंटे भी होंगे वो 9,000 और 3,000 में फिजिकली उसने कोई कंप्लेंट नहीं की। वो ये कैजुअल एटीट्यूड था, एक उसका जिसको ये ओवर कॉन्फिडेंस कह रहे हैं, मैं कहूँगा कंप्लेसेंसी थी। ठीक है, इन बातों में गुम था, क्या उसकी मेंटल स्टेट थी, ये तो अभी डिटेल रिपोर्ट में आएगी। ये तो इन्होंने बताया नहीं अभी तक कि वो रोजे से था उस दिन, सारी रात इबादत तो नहीं करता रहा था। जो एयर ब्लू का पायलट, वो भी बड़ा एक्सपीरियंस था, उसने जहाज क्रैश कर दिया, 152 बंदे मार दिए थे। ये देखिए, हर चीज वैसी नहीं होती कि आप उसको डिस्ट्रैक्ट करने को, कौन सा ऐसा वो ये सॉफ्टवेयर का मसला होगा जो अल्टीमेटर उसका 3,000 के बजाय 9,000 बताया और पायलट ये एरर ना पकड़े। पायलट ने बताया क्यों नहीं, को पायलट क्यों खामोश था, रेडार क्यों खामोश थी, रेडार के पास सारी इंफॉर्मेशन है कि जहाज का अल्टीट्यूड क्या है। ये बातें आए वाए करने की हैं। ये हमेशा ये बड़ी गलत टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है कि जी पायलट पे मलबा डाल दिया गया। मलबा डलता ही पायलट पे है सारी दुनिया में। ठीक है, अच्छा होता है। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है। राव साहब जरा टाइम दीजिएगा। कैप्टन इमरान साहब, ये तो एक जाहिर सी बात है, एक ऐसा हादसा था कि रिपोर्ट ऑफकोर्स आनी थी। हमारे यहाँ नॉर्मली हिस्ट्री भी नहीं है, इतनी जल्दी रिपोर्ट्स आती हैं, बाद में पेश होती हैं, पब्लिक होती हैं। फिर जिस तरह से वजीर साहब फरमा रहे थे गुलाम सिर्फ साहब कि इसका मकसद जो है वो तनकीद नहीं है, मकसद ये है कि इस्तिलाह होनी चाहिए। एक और चीजें उन्होंने जो इंतहाई खौफनाक हमें बताई हैं, और तो के पहले भी सुनते थे, सुप्रीम कोर्ट में भी जो रिपोर्ट जमा कराई है हुकूमत ने, जाली डिग्रीज का मामला। वजीर आबादी कहते हैं कि मुल्क भर में 860 पायलट्स हैं, जिनमें PIA, एयर ब्लू, सेरीन एयर और दूसरे एयरलाइन के पायलट भी शामिल हैं। दौरान इंक्वायरी ये भी मालूम हुआ कि कुछ पायलट्स ने छुट्टी वाले दिन पेपर्स दिए हैं
اور جعلی اسناد حاصل کی ہیں. یعنی 860 میں سے 262 پائلٹ جو ہے ان کی جو ڈگریز ہیں وہ مشکوک ہیں. تو کیا مطلب از اٹ ریئلی پاسبل؟ کیا ہمارے ملک میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پائلٹ، آپ اس بات کو ماننے کو تیار ہیں کہ پائلٹ جو جہاز چلا رہا ہے وہ اپنی زندگی نہیں، وہ کئی 100 لوگوں کی زندگی کو اس نے اسٹیک پہ لیا اور وہ جعلی ڈگری سے چلا رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ بڑی ہی الارمنگ اسٹیٹمنٹ ہے. اب آپ ذرا سا اس کو غور سے دیکھیں. ایک لائسنس جو ہوتا ہے وہ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی ایشو کرتی ہے. اس پورے پاکستان میں کسی اور ادارے کی مجاز نہیں ہے کہ وہ لائسنس ایشو کر سکے. اگر کہیں سسٹم میں خرابی ہے تو اس کا جواب تو پی سی اے دے گی. پی آئی اے کی بات جہاں تک ہے، میں پی آئی اے کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، پچھلے 2 سال سے جب سے چیف جسٹس آف پاکستان صاحب نے یا گورنمنٹ نے ایک ایکشن لیا تھا، پی آئی اے میں سے 6 پائلٹس کو نکالا گیا جن کی ڈگری مشکوک تھی. تقریباً 10 کے قریب لائسنس کو ہولڈ کیا گیا جن کے بارے میں سیولیشن ہے. ٹھیک ہے، یعنی جعلی پائلٹ، جعلی ڈگری والے پائلٹ ابھی جہاز چلا رہے ہیں. میم چلا نہیں رہے، چلا رہے تھے. اور وہ بھی اب آپ مجھے بات کمپلیٹ کریں گے. 6 پائلٹس تھے جن کی ڈگری گریجویشن کی یا انٹر کی ویریفائی نہیں ہو سکی. ہمارے 450 پائلٹ ہیں. اب میرا آپ سے جو کہنے کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، پالپا کبھی ایسی کسی چیز کو سپورٹ نہیں کرتی. جاب دینا ایک ڈپارٹمنٹ کا کام ہوتا ہے. یہ اس کے لاز میں ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کو ہائر کرتا ہے تو اس کی ڈگری کو اور اس کے لائسنس کو ویریفائی کرائے. ان میں 2 پائلٹس ایسے تھے جن کی 25 اور 28 سال کی سروس تھی. کیا 25 سال پہلے ان کی ڈگریز کو ویریفائی نہیں کیا گیا؟ یہ کس کی قصور ہے؟ یہ تو اس ادارے کی قصور ہے. بالکل صحیح ہے. آپ نہیں آف کورس پالپا تو ذمہ دار نہیں ہے، لیکن جو بھی ذمہ دار ہے ان پر ایکشن ہونا ضروری ہے. بالکل. اور آج ہم بڑے میں تو آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ اگر منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ 260 پائلٹ کی ڈگری جعلی ہے تو منسٹر صاحب کو سوچنا ہی نہیں چاہیے، ان سب کے لسٹیں نکالنی چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ پروف کے ساتھ بات کریں کہ جناب آپ کی ڈگری ویریفائی نہیں ہوئی. ہاں میرا خیال ہے کہ یہ وقت اب آ گیا ہے. عمران صاحب بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، یہ وقت شاید اب آ گیا. ٹھیک ہے، پہلے نہیں ہوا. دیر از آلویز فرسٹ ٹائم والی صاحب ہے. اگر اب شروعات ہے تو یقیناً پالپا بھی اس پہ تعاون کرے گی. راؤ عابد صاحب، یہ جو بات ہو رہی ہے، سپریم کورٹ نے جعلی ڈگریوں پہ ایکشن لیا تھا. 650 پائلٹ تھے اس وقت. کچھ پائلٹس کو طلب کیا گیا جنہوں نے اعتراف بھی کیا کہ افسوس کی بات ہے کہ اداروں میں بے ضابطگی اور کرپشن. 4 پائلٹس کی ڈگری جعلی تھی اس وقت، اور 860 میں سے 262 پائلٹس کے لائسنس ٹیسٹ کی تاریخ مشکوک ہے. اچھا، اب معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر یہ بات کہنا کہ 25 سال کا ایکسپیرینس تھا، یعنی 25 سال سے وہ جعلی ڈگری کے ساتھ چلا رہے تھے، تو دیر از آلویز فرسٹ ٹائم والی بات جو کہ میں ریپیٹ کروں راؤ صاحب، کیا اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اس ادارے کو، جو کبھی بہترین ادارہ ایک شمار ہوتا تھا، جس نے ایمریٹس کو ٹریننگ دی، جس نے سنگاپور ایئر لائن کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا، وہ پی آئی اے جس خسارے پہ جا رہا ہے، تو یہ تمام جو ہے ایک اکاؤنٹیبلٹی اب اس کے اندر بھی ہونی چاہیے اور ایکشن ہونے چاہیے، صفائی ہونی چاہیے بیسیکلی. تو ایکشن بالکل ہونے چاہیے. نیریٹر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ لائسنسنگ کی ذمہ داری جو ہے ایئر کرافٹ کی وردینس یا جو فٹنس ہے اس کی ذمہ داری سول ایویشن پہ ہوتی ہے. اب یہ باتیں یہ ہائنڈ سائڈ وزڈم کی نہیں ہے، بٹ پچھلے 10 سالوں میں صرف ایک ٹائم ایسا آیا ہے جب ایک ریگولر ڈی جی سی اے آیا ہے، ورنہ ایک ایڈیشنل سیکرٹری ایویشن کو یہ ایکسٹرا جاب دے دیا جاتا ہے کہ جی آپ سول ایویشن کو بھی لک آفٹر کریں. آج بھی پچھلے کئی سالوں سے اس وقت ڈی جی سی اے موجود نہیں ہے. اس لیے جب ایک باس نہیں ہے، جب ایک ہیڈ نہیں ہے، جس کی ہونا بہت ضروری ہے، مجھے نہیں معلوم کیوں انہوں نے نہیں رکھا ہوا. وہ مسئلے پھر ریگولیشن کے جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں امپلیمنٹیشن کے. پی اے کا اپنا ایک ادارہ تھا اسٹینڈرڈائزیشن کا، جو پائلٹس کو روٹ چیک آؤٹ کرتا تھا، پائلٹیبلٹی کو چیک کرتا تھا. وہ پی اے نے ختم کر دیا کچھ سال پہلے، اور بہانہ بنایا کہ جی اخراجات اس کے بہت ہوتے ہیں. تو پائلٹ پہ وہ خوف بھی نہیں رہا کہ جی میرا کوئی چیک ہوگا، کوئی میرے فلائنگ اسکل چیک کرے گا، میرے پروسیجر چیک کرے گا. اس لیے دیکھیں یہ تو ساروں کی ری ویمپنگ ہونی ضروری ہے. ایک سی او لگایا اس کا، اس کے خلاف یہ کورٹ میں چلے گئے، بیکاز ٹریڈ یونین جب جمہوری دور ہوتا ہے یہ ٹریڈ یونینز جو ہیں یہ ایک دم ایکٹیو ہو جاتی ہیں. ان کا مجھے بتا دیں، اس کو پی اے تو سینسر سروس ہے، اس میں تو نہ ٹریڈ یونین ہونی چاہیے نہ ہڑتال کی آپشن ہونی چاہیے. مطلب ان کے پائلٹ ہڑتال کرتے ہیں تو کہتے ہیں ویل گو بائی دا بک، یو شوڈ گو بائی دا بک 365 days. آپ کسی صورت میں بک کیوں وائلیٹ کرتے ہیں؟ لیکن گوئنگ بائی دا بک مین کہ ہم سلو کام کریں گے، ہم یہ کریں گے. جی اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کی بات بالکل یاد، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے راؤ عابد صاحب کہ جب بھی اس کو خسارے سے نکالنے کی بات ہوئی، اگر اس میں سیاسی بھرتیوں کی بات ہے، ان کو نکالنے کی بات ہوتی ہے،
یا جس کو رائٹ سائزنگ کے طور پہ ہم کہتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں پالیٹکس ہوتی ہے. آج ڈاکٹر شہباز گل صاحب بھی یہی فرما رہے تھے. کیپٹن عمران صاحب ایک چیز اور ایڈ کر دوں بیفور کو، یہ تو اپنے لائسنسنگ کی بات کی ہے، ان کا میڈیکل اتنا لیپس ہے اور مطلب وہ اس میں اتنے لوپ ہولز ہیں، وہ اتنا وہ نہیں ہے. آپ کسی آلٹرنیٹ ایجنسی سے میڈیکل کروا کے دیکھ لیجیے ان کا پی آئی اے کے پائلٹس کا، تو آپ کو بہت کچھ اس میں مل جائے گا. اب آپ پوچھ لیجیے نریجو صاحب سے جو پوچھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. کیپٹن عمران صاحب، کیپٹن عمران کا آواز آ رہی ہے ہماری؟ اچھا کیپٹن عمران صاحب، سی او لگایا ارشد ملک صاحب کو، آپ لوگ عدالتوں میں چلے گئے، ادارہ خسارے میں جا رہا ہے، 6 ارب روپے سالانہ خسارہ ہو رہا ہے، بے ضابطگیاں بھی ہیں، پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس بھی ہیں. کیسے ٹھیک ہوگا یہ ادارہ اگر آپ واقعی سنسیئر ہیں اس ادارے کو ٹھیک کرنے میں، جس میں آپ بھی کام کر رہے ہیں، جہاں سے آپ کا بھی رسک لگا ہوا ہے؟ آپ کے پاس کیا تجاویز ہے؟ کیپٹن عمران صاحب، راؤ عابد صاحب ذرا مجھے بتا دیجیے گا. اب میں کیپٹن عمران صاحب کے پتہ نہیں ڈسکنیکٹ ہوا ہے، ہم ان کو دوبارہ سے دیکھیں نادیہ، میں آپ کو بتاؤں، اس پہ بہت عرصے پہلے شوکت علی صاحب کے دور میں تھا کہ کوئی 1 روپے میں یہ ایئر لائن خرید لے. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ لوگوں کی جیب سے اربوں روپے ہر سال دے رہے ہیں تاکہ یہ چلتا رہے. اس ٹی وی کو بیچ رہے تھے. اس وقت پتہ نہیں کیوں یہ معاملے اٹھے کہ جناب یہ نیشنل ایئر لائن ہے. بھائی امریکہ ڈز ناٹ ہیو این. میں یہاں پر تھوڑا سا ذکر کرتی چلوں کہ ایکٹ آف یہ جو پی آئی اے کی ہسٹری ہے، جس کو ہم آج بتاتے ہیں کہ 6 ارب روپے سالانہ خسارے میں جاری ہے، یہ ایئر لائن کیا ہوا کرتی تھی؟ بڑا مختصر سی ڈیٹیلز ہے میرے پاس، آج میں سارا دن اسی پہ پڑھ رہی تھی. اچھا، ریاض فتیانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے. ان سے بھی ذرا میں اس حوالے سے بات کرتی ہوں کیونکہ آج جو رپورٹ پیش کی گئی ہے اور تمام یہ بات ہوئی ہے اصلاح کے حوالے سے. السلام علیکم ریاض فتیانہ صاحب. وعلیکم السلام. اچھا ریاض فتیانہ صاحب، آج اسمبلی فلور آف دا ہاؤس رپورٹ تو پیش کر دی گئی ہے جو پلین کریش کے حوالے سے. اب حکومت کے پاس کوئی جامع پروگرام ہے، کوئی جامع اسٹریٹجی ہے کہ ونس فار آل یہ جو پی آئی اے کا خسارہ ہے، جو پی آئی اے کی تباہ کاری ہو چکی ہے، اس کو بہتر کیا جائے، یا آپ کے پاس کوئی پلاننگ کا یہ بھی حصہ ہے کہ اس کو پرائیویٹائز کر دیا جائے؟ دیکھیں، ہمارے سامنے 2 راستے ہیں، یا اس کو پرائیویٹائز کر دیں یا اس کو ری اسٹرکچرنگ کریں. تو پاکستان کی حکومت نے یہی فیصلہ کیا کہ اس کی ری اسٹرکچرنگ کی جائے. اس میں اوور اسٹافنگ بہت زیادہ ہے، اس میں ڈگریاں بھی چیک کرنی پڑیں گی، کئی جاری ڈگریوں پر پائلٹ تک لگے ہوئے ہیں. اور ماضی کی حکومتوں نے جس طریقے سے اس کو بری طرح قطعہ پانچہ کیا ہے پی آئی اے کا، اس پر انتہائی ہزارے افسوس کرنا چاہیے ہمیں. اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا ادارہ جس کی کوکھ سے کئی ایئر لائن نے جنم لیا، سنگاپور ایئر لائن، ایمریٹس ایئر لائن اور بہت ساری ایئر لائن کو ٹریننگ تک دی. لیکن آج پی آئی اے کا بالکل 5 ارب روپیہ ماہانہ اس کا خسارہ ہے، سالانہ نہیں، 5 ارب روپیہ ماہانہ خسارہ میں جاری ہے اس وقت پی آئی اے. اور یہ سفید آتی ہے بلکہ 6 ارب، جو میں خیال ہے جو وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کی تھی سی او ارشد ملک صاحب نے، انہوں نے 6 ارب کا ذکر کیا ہے. یہ 1 ارب اور بڑھ گیا ہوگا اگر پچھلے مہینے تک 5 ارب. جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس میں سے یونین پر پابندی لگا دی جائے، اس میں سے تمام لوگوں کی ڈگریاں چیک کی جائیں، اس کی ڈاؤن سائزنگ کی جائے. اس میں سے فالتو لوگ باہر کے ملکوں میں بہت کم ریکروٹمنٹ کر کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایئر لائن چلتی ہے. ایک ایئر لائن دوسرے ملکوں میں اگر 1 آدمی ہے تو ہمارے پاس اس کے مقابلے میں 10 ملازم رکھے ہوئے ہیں، تو بوجھ تو بنے گا نا. پھر چوری بھی کرتے ہیں، یہ کام بھی صحیح نہیں کرتے اور ان کی ٹریننگ بھی صحیح نہیں رہ گئی. اور بس میں یہ آپ کی باتیں تو فتیانہ صاحب بالکل درست ہے، لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ پاسبل کیسے ہوگا؟ جہاں تک پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ کے تعلق ہیں، پالپا ان کی ایک ایسوسیشن ہے، وہ وہاں پر کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ سلو گو پر اپنے آپ کو گامزن کر دیتے ہیں، وہ ایک الگ پالیٹکس.
प्लस ये कि अगर आपकी क्या पोजीशन इतनी स्ट्रांग है सर, गवर्नमेंट ऐसे इतने एक्सट्रीम एक्शन, अगर आप उसको डाउन साइजिंग ना कहें, हम तो उसको राइट साइजिंग कहते हैं, कि आपके पास जो अपॉइंटमेंट, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, जरूरत से ज्यादा अमला है, जो प्राइवेट हमारी एयरलाइंस हैं उनको मैच करते हुए उतनी जरूरत के मुताबिक, लेकिन ये पॉसिबल कैसे होगा? क्या ये मुमकिन है? अभी स्टील मिल वाला जो एक सफेद हाथी वो खड़ा हुआ है, सारी की सारी ऑपोजिशन उनके साथ खड़ी हुई है, पुराने स्टेटमेंट चल रहे हैं कि वहां पे आप मुलाजिम को फारिग कर देंगे, ऐसा कैसे चलेगा? इसके साथ साथ PIA की भी आप रिस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं सर, क्या ये इतना आसान है? जी बिल्कुल आसान है। स्ट्रांग लीडरशिप हो तो सब कुछ आसान होता है, कमजोर लीडरशिप हो तो कुछ काम नहीं हो सकता। अब बेफिक्र है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक स्ट्रांग लीडर है, वो प्रेशर में आने वाले नहीं है। जब वो फैसला कर लेंगे तो दुनिया की कुछ ताकतें रोक नहीं सकती। आप इसके लिए बिल्कुल, अगर कुछ अर्सा के लिए PIA में बंद करना पड़ी, चंद माह के लिए हम बंद कर देंगे और उसके नतीजे में इसकी शांति करेंगे, और जो मज़ामत करेगा वो कानून के मुताबिक आनी हाथ के साथ निपटेंगे। और उसके बाद ये कौम पर बहुत बड़ा बोझ है, 5 अरब रुपया या 6 अरब रुपया माना आप अंदाजा करें। आप यही पैसा अगर बचा के हम गरीबों को दें, यहाँ पे स्कूल बने, यूनिवर्सिटियाँ बने, अस्पताल बने, ये तो पैसा हम ज़ाया कर रहे हैं। इस पैसे को बचाने के लिए वक्त आ गया है कि हम ठोस, मजबूत और मुश्किल फैसले करें। ठीक है, बिल्कुल सही है, वक्त आ गया है कि हमें सख्त फैसले करने चाहिए। माइजा अमीद साहब से जरा मैं बात करूंगी, फरजाना साहब हमारे साथ रहेगा। अस्सलाम वालेकुम माइजा। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा माइजा अमीद, आज फ्लोर ऑफ द हाउस यानी पार्लियामेंट में जो प्लेन क्रैश रिपोर्ट थी PIA का, जो प्लेन क्रैश हुआ था 22 मई को, वो पेश कर दी गई। अपोजिशन के इस पे तहफ़्फ़ुज़ात क्या है, जरा पहले मुझे ये बता दीजिएगा। जी मैं समझती हूँ कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी एक होनी चाहिए। जो भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इंकशाफात हुए हैं या रिविलेशन हुई हैं वो काफी खौफनाक हैं, और अभी भी अगर इमरान खान साहब इन पे एक्शन नहीं लेते, और जो पहले ही कहते थे कि हम प्रिपेयर्ड हैं हर इंस्टीट्यूशन को रिफॉर्म करने में, वो अब कह रहे हैं कि अब वो माइंड मेकअप कर रहे हैं। अब कब माइंड मेकअप करेंगे, जब इतनी ज्यादा इंसानी जानों का ज़ाया हो गया है। अब इट्स टू लेट कि अगर आप ये कहेंगे कि इंक्वायरी जो है वो, आई डोंट थिंक कि हम इतने ज्यादा सेटिस्फाइड हैं इंक्वायरी से। इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, और इंडिपेंडेंट जो है उसको थरो तरीके से जो है पूरी इंस्टीट्यूशन की को रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए। ठीक है, आपका पॉइंट ये है कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, जबकि जाहिर सी बात है इसमें बैरून मुल्क से जो फ्रांस की टीम भी इसमें आई थी और वो भी इसके इंक्वायरी रिपोर्ट का हिस्सा बनी थी। बट लेट मी गो टू अनदर साइड। जो आपने बहुत अच्छी बात की कि इस वक्त जो है वो पूरा इदारा से ही करने की जरूरत है, और रियाज सत्याना साहब हमारे साथ है, वो भी यही कह रहे हैं कि 2 ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास, या तो रिस्ट्रक्चरिंग हो या प्राइवेटाइज हो। प्राइवेटाइज सत्याना साहब तो ये भी कह रहे हैं कि कह रहे थे आज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस के टिड्डी दिल से जो है वो कोरोना का भी इलाज होता है। अच्छा, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा अगर ये कह दे तो वो तिया पाचा माम कर दे। चले वो उस पर मैं बात करती हूँ जरा PIA की, कि इदारे को अगर हमने ठीक करना है, देयर इज अ विल देयर इज अ वे, सिंपल। अगर आपने ये सोच लिया है कि आपने इसकी रिस्ट्रक्चरिंग करनी है, प्राइवेटाइज नहीं करना या प्राइवेटाइजेशन की तरफ नहीं जाना, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट पीपल्स पार्टी के दौर में, PMLN के दौर में बेतहाशा भर्तियां हुई, जाने वालों की नेपोटिज्म हुआ। अगर राइट साइजिंग की तरफ जाते हैं इदारे को रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, ऑपोजिशन श्योर नहीं करेगी, आप ये मेक श्योर कर सकती हैं? देखिए ऑपोजिशन का पहले जब हम लोग प्राइवेटाइजेशन की बात करते थे उस वक्त तो बहुत उछलते थे, बहुत उठते थे और अपोज करते थे कि जी उनके एम्प्लॉयज का मसला है, ये है मसला। अब आप स्टील मिल का हाल देख लें, स्टील मिल में इन्होंने बगैर बताए ही ओवरनाइट जो है ये उसको प्राइवेटाइज करने चले हैं। देखिए हम लोग इंश्योर करेंगे कि एम्प्लॉयज का ऑब्वियसली जो लोग डिजर्व करते हैं उनका जो है राइट जो है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर ये इनका जो रिपोर्ट आई है जिसके अंदर कहा गया है कि 40% या 50% जो पायलट्स हैं उनके जो हैं डिग्रियां जो हैं वो भी अभी जो मशकूक है, तो आप सोचें कि ये क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंटरनेशनली हमारी एयरलाइन पे। लेकिन अगर ऐसा है तो उसको आप कब तक ब्लैंकेट करते रहेंगे, कब तक उसको आप अंडर द ब्लैंकेट रखेंगे? अगर आप इस चीज को एक्सपोज नहीं करेंगे तो फिर तो आप इसकी
स्क्रीनिंग कभी हो ही नहीं सकती। मेरा सवाल एक्सपोजर एक चीज होती है, एक सादिया सॉरी माजरत के साथ मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, एक्सपोजर एक चीज होती है। जिस तरह आपने चीनी की रिपोर्ट जो है वो आपसे जो है वो कोइंसिडेंटली निकल गई और आपने उसका क्रेडिट ले लिया, आटे की रिपोर्ट का ले लिया, इसका भी ले लें क्रेडिट की बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि क्या जो इल्जामात ठहराए गए हैं, जिनके ऊपर इल्जामात ठहराए गए हैं, उनको सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, या वो भी जो है चोर दरवाजे से मुल्क से बाहर भाग जाएंगे। अच्छा फतियाना साहब, इसका जवाब तो आप ही दे सकते हैं सर। देखिए ऐसी बात नहीं है, हुकूमत ने हमेशा बड़े बर वक्त इकदाम किए हैं, मेरिट पर सारे फैसले हो रहे हैं। खास प्रोग्राम के जरिए आपने देखा, हमने नहीं देखा पोल्यूशन से है या अजीब बात में गवर्नमेंट से है, इतना ट्रांसपेरेंट तरीके से माली इमदाद तकसीम हुई है मुस्तक गरीब लोगों को भूख से बचाने के लिए। इस तरह जो इंक्वायरीज हो रही हैं सब मेरिट पर हो रही हैं, किसी को माफी नहीं मिलेगी और सबके खिलाफ एक्शन होगा, इसमें कोई परेशान नहीं किसी को होना चाहिए। और लेकिन सादिया फतियाना साहब से पूछें कि बर वक्त इकदाम हुए होते तो कोरोना वायरस का जो हालात हैं आज वो ना होते ना, बर वक्त जो होते तो आज कोरोना पे जरूर बात करूंगी। जो शट डाउन कर रहे हैं स्टेज बाय स्टेज, अगर ये काम पहले 2 महीने पहले कर लिया होता, टाइमिंग इज एवरीथिंग, तो आज लोगों की जानों का जाना होता ना। माइजा मैं कोरोना पे बात करूंगी, जरूर करूंगी, लेकिन मैं आप कह रही हैं कि बर वक्त स्टेप्स का मतलब होता है कि आप इंक्वायरी रिपोर्ट बिठाएं, जो लोग रिस्पॉन्सिबल है उनको सजा अभी तो इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक हुई है ना। आप अगर उनकी एग्जाम्पल नहीं बनाते, आप इंक्वायरी रिपोर्ट पे इंक्वायरी रिपोर्ट ले आते हैं, उसका क्रेडिट ले लेते हैं, उसका क्या फायदा हो रहा है? आप मुझे बताएं, जिन लोगों की माँ बाप की, औलाद की, उनके खामदों की डेड बॉडीज थी ईद पे, जिनको डीएनए के से उनकी बॉडीज आइडेंटिफाई नहीं हो रही थी, इमरान खान साहब तो कन्वीनियंटली जाके बैठ गए थे नत्या गली। तो आप मुझे बताएं, उन लोगों के लिए ये किस तरह जो है ये आप कह सकते हैं कि ये रिपोर्ट उनके लिए कोई फायदा मंद होगी, जब तक जो लोग सजा, जिनको सजा मिलनी चाहिए, जो टॉप मैनेजमेंट में जो रिस्पॉन्सिबल है, उनको अगर सजा नहीं मिलती। तो आप मुझे बताएं फतियाना साहब, सजा मिलेगी, गारंटी देते हैं आप? बिल्कुल मैं गारंटी देता हूँ। आज मिनिस्टर जो गुलाम सरवर खान जो सिविल एविएशन के मिनिस्टर हैं, फ्लोर ऑफ हाउस उन्होंने कहा है ऑन फ्लोर ऑफ हाउस कि बिल्कुल किसी को माफ नहीं किया जाएगा। वो जो उसमें वहाँ पे कंट्रोल रूम में जो ऑफिसर तैनात थे उनकी भी फॉल्ट है, पायलट की भी फॉल्ट थी, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। और अभी 1 माह के बाद अगस्त में फिर रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं, सबके खिलाफ एक्शन होगा, किसी को माफ नहीं किया जाएगा, ताकि इन फ्यूचर ऐसे हादसा से रोका जा सके, अवाम की जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। इससे पहले भी आपको मालूम है चित्राल का क्रैश और उसके बाद उसे गिलगित का क्रैश, मुल्तान में ठोकर का क्रैश, जो तकरीबन कोई 26 क्रैश हो चुके हैं पिछले अरसे में PIA के। और वक्त आ गया है कि आप PIA के नाम फतियाना साहब, इन क्राइसिस में जब आपके वुज़रा आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं गलत बुरी इकोनॉमी के लिए, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कोरोना वायरस के लिए, हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि आप, और जो अपोजिशन में बोलता है, आज ख्वाजा आसिफ के खिलाफ भी नैब ने जो है हमें बुला लिया है। मुझे ये बताएं कि इन हालात में क्या हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा के लोगों को इंडिपेंडेंट इंक्वायरी तो हो गई ना, इंक्वायरी तो हो गई। ये ख्वाब दिखाना अवाम को बंद कर दें और अवाम को रियल पिक्चर दें। एक आपके वजीर कहती हैं कि जो है कोविड-19 के 19 पॉइंट्स हैं, एक आपकी वजीर कहती हैं कि वो पाकिस्तान की अवाम जाहिल है, तीसरे आप माइसा जो है मैं कोविड-19 पे जरूर बात करूंगी, प्रोग्राम के आखिर में जरूर बात करूंगी। I don't believe government is serious at all as far as coronavirus is concerned, या प्लेन क्रैश की ट्रेजेडी और भी ट्रेजेडी हो सकती है अगर ये हाल बात हो। ठीक है, इसमें मैं बाद में बात करूंगी। मेरा सवाल यहाँ पर ये है, इस वक्त इस रिपोर्ट को पब्लिक करने का, इस रिपोर्ट को ऐवान में लाने का मकसद ये था कि जिस तरह से वजीर साहब भी फरमा रहे थे गुलाम सरवर कि हम इस्लाह करना चाहते हैं। सिंपल सी बात यह कि रीस्ट्रक्चरिंग या प्राइवेटाइजेशन, उन्होंने कहा कि हमारी जो प्रायोरिटी है वो प्राइवेटाइजेशन करना नहीं है, हम रीस्ट्रक्चरिंग करना चाहते हैं। अब मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि पिछले 10 सालों में, 12 सालों में जो PIA का बेड़ा गर्क हुआ, उसमें तो PTI कहीं मौजूद नहीं थी। गैर जो सारी सियासी भर्तियां हुई हैं वो या तो PMLN के दौर में हुई हैं या पीपल्स पार्टी के दौर में हुई हैं। अब अगर उन सियासी भर्तियों को डाउन साइजिंग का नाम दे, राइट साइजिंग का नाम दे, तो फिर क्या ऑपोजिशन ये मेक श्योर करती है कि वो इस पे शोर नहीं करेगी कि हाँ ठीक है, इदारे को सही होने दें,
चाहे जिस तरह से भी आप करें? सादिया, ये मेरे से सवाल था आपका? जी जी बिल्कुल, मैंने कहा जो सियासी बाजियां हुई हैं वो पीटीआई और पीएमएलएन के अदवार में हुई हैं। देखिए, अगर मैं वही ना, आप बात कर रही हैं पिछले 10 साल की, आप उसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत की भी बात कर रही हैं, पीएमएलएन की हुकूमत की। हमने ट्राई किया था कि प्राइवेटाइजेशन हो जाए इन इदारों की, लेकिन आपको पता है कि पीटीआई ने कितना शोर मचाया था प्राइवेटाइजेशन पे, और अब अवाम को रियलाइज हो रहा है कि प्राइवेटाइजेशन करने का आप प्राइवेटाइजेशन के हक में हैं ना, इसको अपोज करने का मकसद सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग थी। नहीं, आप हक में हैं इसको प्राइवेटाइज करने के? है मौसर किस्म का प्लान हो और ये डिबेट करें आके पार्लियामेंट में, जिस तरह जमहूरी अक़वाम में होता है, तो हम जरूर इनका साथ देंगे। लेकिन अगर ये कहें कि ओवरनाइट कोई ऑर्डिनेंस लाएंगे और उसमें प्राइवेटाइज कर देंगे, ये पॉसिबल नहीं है, ये किसी जमहूरी मुल्क में होता नहीं है। तो हम इसको अपोज नहीं करेंगे, लेकिन इनके पास कोई प्लान किसी चीज का होगा खातर खा तो हम मानने को भी तैयार हैं। अभी तक तो हमें कोई प्लान नजर नहीं आया किसी चीज का, एज फार एज जो क्राइसिस पे क्राइसिस आ रहा है। तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि प्राइवेटाइजेशन में भी इनके पास अभी कोई प्लान है। हाँ, कह रहे हैं मैं प्राइवेटाइजेशन नहीं करनी। भाई साहब वो कह रहे हैं मैं प्राइवेटाइज करने की तरफ नहीं जाना, हम रिस्ट्रक्चरिंग करना चाह रहे हैं, इस इदारे को बेहतर करना चाह रहे हैं। इस तरह से रिस्ट्रक्चरिंग कर लें, डाउन साइजिंग कर लें, गोल्डन हैंडशेक कर लें। माई पॉइंट इज कि इसको जरूर पार्लियामेंट में डिबेट होना चाहिए। अगर पार्लियामेंट में डिबेट होके जो है, अगर हम हमें समझते हैं हर कोई ऑन बोर्ड है, तो जरूर जो है ये करें। लेकिन आई थिंक ये इतना बड़ा स्टेप ले नहीं सकते क्योंकि इनके पास प्लान नहीं है। फतियाना साहब, आपके पास प्लान है या प्लान नहीं है? बिल्कुल प्लान है। हम इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से पीआईए को दोबारा पिछले कब करेंगे ये प्लान बता दें मुझे। ये तो रिपोर्ट जो है अब महीना हो गया इस इंसिडेंट को, आप मुझे बताएं कब ये प्लान करेंगे। ये तो हुकूमत आने से पहले कह रहे थे कि हमारे पास प्लान है, फाइनेंशियल प्लान है, IMF के लिए प्लान है। अच्छा, इनका हर चीज का प्लान है। जवाब ले लें, इनका प्लान है, आपको जवाब ले लें। भाई साहब नजर नहीं आ रहे। अल्लाह रहम करे। अब देखें, मैंने बात सुने कि आप देखें इसी 2020 में पीआईए की रिस्ट्रक्चरिंग हो जाएगी, और आप अगले साल जब पीआईए पे सफर करेंगे तो आप खुद हैरान होंगे कि इतनी जबरदस्त जहाज और इतनी अच्छी सर्विस और इतने माशाल्लाह टेक्निकल लोग इसमें। आप खुद हमें फिर शुक्रिया अदा कीजिएगा मेरा। आप देखें बहुत अच्छी पीआईए बनाने जा रहे हैं और इसको इदारे को बहुत अच्छा कर देंगे। आप फिक्र न करें, आप हमें सपोर्ट करें असेंबली में भी और बाहर भी। आप माशाल्लाह बहुत समझदार खातून हैं। आप मैं चाहूँगा कि आपकी हमें पॉजिटिव सपोर्ट मिलनी चाहिए, और अपोजिशन को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मामले में हमें सियासत नहीं करनी है। आपने देखा कि अगर हमने भी भर्तियां करनी होती तो हम भी यहाँ पीआईए के चेयरमैन माजी की तरह किसी सियासतदान को लगा देते। हमने एयर चीफ को पीआईए का चेयरमैन लगा दिया ताकि ये पीआईए मुकम्मल तौर पर सियासी मुदाखलत से बाहर हो जाए। इससे बढ़कर हमारी नेक नीति और क्या हो सकती है। हम बिल्कुल पाकिस्तान के जो टूटे फूटे मखदोश बैठे हुए इदारे इनको पाँव पे खड़ा करना चाहते हैं, या वो प्राइवेटाइज हो जाएंगे अगर वो ठीक नहीं हो पाएंगे। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। आपके पास जो भी प्लान है डेफिनेटली आप उसको पार्लियामेंट में लेकर आएंगे, उस पर डिबेट होगी, उस पर अपोजिशन भी अपनी तजावीज देगी और उस पर अमल होगा। हमारी तो दुआ है कि ये इदारा जो है दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, और ये वो पीआईए का इदारा है जो कम अज कम एशिया में पहली बार उसने जेट इस्तेमाल किया, इंटरनेट सर्विस उसने इंट्रोड्यूस की, मतलब देयर इज अ हिस्ट्री। अच्छा, अब एक और चीज, रियाज फतियाना साहब, जिससे माइजा ने जैसी बात शुरू हुई माइजा से, तो मैं भी कहीं पे सुन रही थी और आपने माइजा ने भी फरमाया कि आपने क्या कुछ असेंबली में फ्लोर ऑफ द हाउस का है कि जी जो वो है लॉफ्ट है, ये जो टिड्डी दल है, इसको खाने से कोरोना का इलाज होता है समथिंग। क्या कह रही है माइजा? गुजारिश है कि मैंने आज नेशनल असेंबली में 19 मिनट स्पीच की है और मुख्तलिफ इश्यूज को टच किया, जिसमें से एक इशू ये टिड्डी दल का खात्मा था। इस पे देखें, ये एक ऐसा बर्ड है जो हिलाल है और मुसलमान ममालिक में इसको खाया जा रहा है, खुद पाकिस्तान में इसको खाया जा रहा है। नंबर 2, कोरोना वायरस में कहा जाता है कि आपकी कुव्वत मदाफत बहुत मजबूत होनी चाहिए, और अगर इस पे मैंने कहा कि इस पे रिसर्च करवाई जाए, और रिसर्च करना, उसका मुतालबा करना, तजवीज़ करना तो पूरी बात नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि फौरी खाना शुरू कर दे, मैंने कहा इसकी रिसर्च की जाए, और अगर ये साबित हो जाए कि इसके प्रोटीन से बहुत फायदा हो सकता है
इसके सूप के जरिए इसको रोस्ट करके खिलाने की सूरत में अगर मरीज ठीक हो जाते हैं या लोगों में कुव्वत मुदाफत ज्यादा बेहतर होती है, इसमें नुकसान क्या है? इतनी ज्यादा तादाद में पाकिस्तान में टिड्डी दल मौजूद है, इससे डबल फायदा होगा, टिड्डी दल का खात्मा भी होगा, कोरोना के मरीजों को तकलीफ भी पहुंचेगी। ये बात आप सीरियसली कह रहे हैं फतियाना साहब या जरा मजाक कर रहे हैं? नहीं, मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ। ये प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है जिसको हम जाया करने जा रहे हैं। सिर्फ स्प्रे करके मारने के साथ साथ अगर इनको मारने की बजाय मगर इसको पकड़ कर इसको, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी प्रोटीन है इसमें। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहती थी कि तो हाई प्रोटीन है, हाई प्रोटीन है, इसको हम क्यों जाया करें? यही तो मैंने कहा है, ये बात क्योंकि अपोजिशन का लीडर कहता है तो उनको अच्छी लगती। उसको पकड़ेगा कौन? फतियाना साहब, इस टिड्डियों को पकड़ेगा कौन? और जो सारे तो नहीं पकड़ी जाएंगी, जो पकड़ी जाएंगी वो खाई जाएंगी, जो नहीं पकड़ी जाएंगी वो मारी जाएंगी, दोनों में काम हो जाएंगे, फिक्र न करें। आपको भी मशवरा दूंगा कि आपको भी बचना चाहती हैं टिड्डी दल से, फायदा तो आप भी ये डेली एक पाव इसका सूप बना के पिया करें और इसको रोस्ट करके खाएं। अच्छा, लेकिन फतियाना साहब, चले ये तो एक अपनी जगह एक मतलब आप कह रहे हैं ये बात सीरियस है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको सीरियस लूँ और बाकी अगर कुछ ऐसी इस पे रिसर्च हो, बट एनीवेज जो आपने ये सब्जेक्ट छेड़ा है तो मैं जरा इससे बात कर लेती हूँ। माइजा भी यकीनन इस बात की कि कहा यही जा रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग माइजा, कि अगर टिड्डी दल का इस तरह से खात्मा नहीं हुआ, उससे प्रॉपर स्प्रे वगैरह नहीं हुए इन पे काबू, तो ये कोरोना से बड़ा एक डिजास्टर होगा इस मुल्क की मईशत पर। माइजा। सादिया, मेरी बात सुन लें, आप खुद आपके सामने है सब कुछ, आपको खुद नजर आ रहा है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, आपके अपने जो मेंबर्स हैं पीटीआई के, उनकी इंफॉर्मेशन कितनी लिमिटेड है या किस किस्म की बातें कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि मैं रोऊं या हंसूं, आप मुझे बता दें कि जब कौम जो है, अवाम जो है वो मौत के मुंह लगी हुई है और जो है ये इन लोगों को ये नहीं पता चल रहा कि कोरोना वायरस क्या है और टिड्डी दिल क्या है, और कोरोना वायरस का इलाज टिड्डी दिल में और टिड्डी दिल का इलाज कोरोना वायरस में। आप मुझे बता दें कि मैं क्या ही कहूँ, मैं यही कह सकती हूँ कि कौम का अल्लाह ही हाफिज है। आप मुझे ये बताएं कि एक मिनिस्टर कहती हैं कि पाकिस्तान की आवाम जाहिल है। आपको क्या लगता है कौन जाहिल है? वो लोग जाहिल हैं जो कोविड-19 को कहते हैं कि कोविड-19 के 19 पॉइंट्स हैं, वो लोग जाहिल हैं जो कह रहे हैं कि हम इनको टिड्डी, अल्लाह माफी दे, अल्लाह माफी दे, आपके अपने घर में कोरोना वायरस हो तो क्या आप ये कहेंगे कि जो है टिड्डी दिल को रोस्ट करके खा ले? अल्लाह माफी दे, आप किस तरह की बातें करें? एक तरफ आपके प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये आम सा फ्लू है। आप मुझे ये बता दें, लोकस का 1 साल पहले वार्न किया था कि 1 साल पहले जो है इसका कोई इंतजाम कर ले, कोरोना वायरस को छोड़ दें। चलो कोरोना वायरस का तो ये कह रहे हैं, फतियाना साहब का जवाब ले लेते हैं। माइजा, फतियाना साहब का जवाब ले लेते हैं। आप लोकस का भी, आप साउथ पंजाब से हम लोग हैं, फतियाना साहब साउथ पंजाब में सारा एग्रीकल्चर सेक्टर सफर कर रहा है और सफर करेगा और फूड इनसिक्योरिटी पूछ लेते हैं क्या इक़दाम कर रहे हैं? माइजा, फतियाना साहब से पूछ लेते हैं कि इसके खात्मे के लिए क्या इक़दाम करिए। फतियाना साहब, पीटीआई के मिनिस्टर्स को क्या सोच रहे हैं आपस में लड़ाई? जवाब तो ले रहे माइजा, उसके बाद आप माइजा जवाब ले ले रियाज फतियाना साहब से, फिर आपको मैं वापस आऊंगी आपकी तरफ। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने पाकिस्तानी अवाम को जाहिल नहीं कहा, उन्होंने उन लोगों को कहा जो SOP पे अमल नहीं कर रहे और मास्क नहीं पहनते और सोशल डिस्टेंस नहीं कर रहे, इससे कोरोना फैलने का खदशा है। उन्होंने इस तरह से वार्निंग दी है उनको, उसमें नेगेटिव बात कही थी। नंबर 2, देखें, आप किसी माहिर खुराक से पूछें, वो यही बताएगा कि एंटीबायोटिक दवाई की बजाय अगर आप फूड इंटेक पर बेहतर कर लें और इसमें विटामिन C, फ्रेश फ्रूट, नट्स और खास तौर पर प्रोटीन जो आप कहते हैं बकरे का गोश्त हो, कोई कहता है अपना उसका देसी मुर्गे। चले ठीक है फतियाना साहब, इसके खात्मे के लिए क्या कर रहे हैं? इसका खात्मा कब तक मुमकिन है? ये टिड्डी दिल के हवाले से बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर ये कहा जा रहा है कि इसका जो आउटकम होगा, जो इसका नुकसान होगा, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बहुत बुरा पड़ सकता है, कोरोना से ज्यादा बुरा पड़ सकता है। खुशकिस्मती से उसका रुख रेगिस्तान की तरफ हो गया है, उससे फायदा हो रहा है, वो खेतों से हट के उसका तकरीबन इंडिया की तरफ उसका रुख हो रहा है। आप बेफिक्र हैं, पाकिस्तान में नुकसान से बच चुके हैं। पाकिस्तान की हुकूमत ने मुख्तलिफ इदारों के साथ मिलकर इस पर स्प्रे भी किया, इसकी रोकथाम भी की है और ये तकरीबन इस पे काबू पाया जा चुका है, काफी पाया जाएगा, बेफिक्र हैं आप।
ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اور جو فلور آف دا ہاؤس خواجہ سعد عفیف بھی بات کر رہے تھے, وہ ایک دفعہ پھر وہ نیب کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ نیب کو جو ہے وہ اپوزیشن کو لگام ڈالنے کے لیے یا اپوزیشن کو چپ کرانے کے لیے جو سیاسی دشمنیاں ہیں ان کو ذاتی دشمنیوں میں تبدیل کر رہے ہیں. ایک دفعہ پھر نیب جو ہے وہ زیر بحث تھا, اس پہ آپ کے کامنٹ. مائزہ پہلے آپ اس پہ بات کر لیں. دیکھیے سعدیہ, میں آپ کو ہمارا سٹانس بتائیے اور وہ سٹانس سامنے آ رہا ہے دن بدن, روز کے روز جو ہے. آپ جو بندہ جو ہے اپوزیشن میں, ہم تو باہر ابھی سڑکوں پہ نہیں نکلے کرونا وائرس کی وجہ سے. جو حالات ہیں عوام کے اس کی اگر ہم ترجمانی کریں تو ہمارا تو جو ہے یہ ہماری ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم سڑک پہ آ جائیں. جو حالات ہے پاکستان کے اور پاکستان کی عوام کے, لائنیں لگی ہوئی ہیں پیٹرول پمپ پہ, بجلی کے جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں. لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے. پچھلے 5 سال میں لوڈ شیڈنگ کا نام نہیں تھا. لوڈ شیڈنگ تو نہیں ہو رہی ویسے ابھی کراچی کے علاوہ تو لوڈ شیڈنگ میرا خیال ہے نہیں ہو رہی. کہ یہ جو انتقام کا کام ہے آج پھر جو ہے ٹھیک ہے مائزہ, آئی ایم سوری میرے پاس ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے. میں اس پہ فتیانہ صاحب کا جواب بھی نہیں دے سکوں گی. بہت شکریہ مائزہ ہمیں ٹائم دینے کا, جوائن کرنے کا. ریاض فتیانہ صاحب آپ کا بھی, اور اس سے پہلے راؤ عابد صاحب سے بات کر رہے تھے, کیپٹن عمران صاحب سے بات کر رہے تھے. پی آئی کی جو بات ہے تو امید یہ کرتے ہیں اپوزیشن سے کہ جو بھی میرٹ پہ فیصلے ہوں گے, ڈاؤن سائزنگ ہوگی, رائٹ سائزنگ ہوگی, ادارے کو فعال کرنے کے لیے ری اسٹرکچرنگ ہوگی, اس پر وہ پالیٹکس نہیں کریں گے, جینوئن ایشوز پہ بات کریں گے. ناطق مرزا کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.